नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवान एकेडमी के अपना YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा प्रकाशित हिंदी के जो मॉडल सेट है इसके 100 MCQ प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रत्येक प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, देखेंगे आप लोग। चलिए, पहला प्रश्न है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए हुए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो अमेरिका में गए थे। कौन से देश में गए थे जी? तो अमेरिका में गए थे। चलिए, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जाति पाति, देखिए दूसरा प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिएगा, जाति पाति जो तोड़क मंडल है इसका जो सम्मेलन था वह 1936 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1936 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, देखेंगे। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द, देखिए गांव में जो बच्चे घूमते हैं या फिर माता पिता का बात को नहीं मानते हैं या फिर छोटे बच्चे, विशेषता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है आवारागर्द, छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो कौन था जी जो गांव में छोकरों के साथ बैठकर लट्टू नचा रहा था? तो आंसर देंगे आप सभी बच्चे कमेंट में कि कौन था कि जो आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो कौन जी? तो मदन। कौन था जी? तो मदन आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू को नचा रहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विद्या? चलिए अब से देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप लोग लेखक के नाम के साथ साथ ये कौन सी विद्या है यह जो होता है हमेशा याद रखें, जिससे जो होता है कम से कम आप लोग को 3 या 4 नंबर जो होते हैं इससे आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चे बताएंगे यह किस पाठ का साहित्य की कौन सी विद्या है? क्या यह कविता है, क्या यह रेखा चित्र है, क्या यह नाटक है या फिर भाषण है? तो बच्चों बताएंगे कि यह क्या है जी। तो भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? तो यह एक भाषण है। क्या है जी? तो यह एक भाषण है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है चारु चंद्रलेख। देखिए अगला प्रश्न काफी मजेदार है। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास, ये जो दिया गया है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि चारु चंद्रलेख नामक जो पुस्तक है वह कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है जी? तो यह एक उपन्यास है। यह किस लेखक की रचना है? तो यहां पर पूछा गया है कि जो यह पुस्तक है, जो यह उपन्यास लिखा गया पुस्तक है, यह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या यतीन्द्र मिश्रा, अमरकांत या फिर भीमराव अम्बेडकर? बच्चों बताएंगे कि यह किनकी रचना है। तो यह किनकी रचना है जी? तो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किनकी है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक गुणाकर मूले, जो लेखक हैं कौन जी? तो गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो यह जो लेखक हैं वह किस भाषा में लिखने का कार्य करते हैं? यह जो लेखक है कौन जी? गुणाकर मूले,
जो लेखक है वह किस भाषा के कवि हैं? हिंदी के हैं कि मराठी है या फिर पंजाबी है या फिर गुजराती है? तो बच्चों बताएंगे कि यह किस भाषा के कवि है। तो जो गुणाकर मूल्य है किस भाषा के कवि हैं जी? तो यह मराठी भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? तो यह मराठा भाषा के कवि है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है और बताते भी चलिए आप लोग, कमेंट में इसका आंसर भी देते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश नेपाल की, हमारे देश जो है नेपाल की नेपाली, देखिएगा जो भाषा में यहां पर जिक्र किया गया है नेपाली और नेवारी, जो भाषाएं हैं वह किस लिपि की है? यह जो भाषाएं हैं वह किस लिपि के लिखी जाती है? तो देखिएगा जो नेपाल में नेवारी और यहां पर नेपाली भाषा है वह भी किसकी भाषा का लिपि है जी? तो यह देवनागरी जो लिपि है इसी का एक भाषा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है? निम्न में से कौन एक जैन गणितज्ञ है जी? तो निम्न में से कौन एक जैन गणितज्ञ है? चलिए देखिए कौन सा गणितज्ञ पूछा गया है जी? तो जैन, कौन सा गणितज्ञ? तो जैन गणितज्ञ कौन है? तो नंदीनाथ कि महावीराचार्य कि कबीराचार्य कि शंकरादेव? कौन से कवि है? चलिए बताइए आप लोग, यह कौन से कवि हैं? तो चलिए बच्चों याद रखेंगे, यह महावीराचार्य कवि हैं जो जैन गणितज्ञ थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग सभी का नोट्स भी बनाते चलिए ताकि एग्जाम में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा यह किफायत का एक प्रकार से समझिए कि आपको सहायता कर सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहादुर, देखिए अगला प्रश्न बड़ा ही मजेदार है। बहादुर जो शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर जो कहानी है इसके क्या पूछा गया है जी? जो लेखक है यह कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं या फिर विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार शुक्ला या फिर गुणाकर मूल्य कि अमरकांत? तो बहादुर के जो लेखक है वो कौन है जी? चलिए बताते चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहादुर के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों बहादुर के लेखक कौन है जी? अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नहीं ये तो 10 नंबर है ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। बहादुर, चलिए अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी। अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से करवाता था? ठीक है, तो ये भी काफी मजेदार सवाल है जी। बहादुर जो शीर्षक जो कहानी है इसमें बहादुर से अपने शरीर का मालिश कौन करवाता था जी? चलिए बताएंगे, नवल कि नरेंद्र या फिर पवन या फिर किशोर? कौन है व्यक्ति था जो बहादुर में अपने शरीर का मालिश अपने जो नौकर थे उनसे करवाते थे? चलिए बताएंगे बच्चों कौन थे जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। चलिए आंसर डी को लगाएंगे, किशोर। यह जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा था, ये अपने नौकर से अपने शरीर का मालिश करवाता था। इतना भी सुकुमार नहीं होना है जी, ठीक है। अपना काम स्वयं से करिए। और आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाँ देखेंगे, 11 रुपए साड़ी के खूंट से, खूंट समझते हैं ना, आंचल के जो किनारे वाले भाग होते हैं उसी में यह खूंट बोला जाता है। और इसी खूंट में कुछ पैसे बांधे गए थे। और कितने रुपए जी? 11 रुपए। तो ऐसे भी आ सकता है कि जो बहादुर वाले जो पाठ है उस पाठ में जो रिश्तेदार आए हैं, तो रिश्तेदार की पत्नी के खूंट में जो साड़ी का खूंट है वह उसमें कितने रुपए रिश्तेदार जो होता है या रिश्तेदारी बांधी हुई थी? तो कितने रुपए जी? 11 रुपए। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर चरपाई पर रखे थे। तो आप लोग जब किताब पढ़िएगा तो किताब में वहां पर स्पष्ट दिया गया है कि जो साड़ी के खूंट में जो पैसा बांधा गया था, यह बात क्या है जी?
झूठ है। और वह डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं। कहां पर नहीं मिल रहे हैं जी? चारपाई पर नहीं मिल रहे हैं। तो वह जो पैसा लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था? तो वह लाया गया था रिश्तेदार की पत्नी के द्वारा। एक झूठा जो होता है बात को प्रकट किया जाता है यहाँ पर। तो कौन खूंटे में बांधा हुआ था जी? तो साड़ी के खूंट में रिश्तेदार की पत्नी 11 रुपए बांधी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है चलिए 12 नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा जो एक लेखक है, देखिए आप लोग विशेष रूप से जितने भी पाठ्य पुस्तक में आपके लेखक हैं और लेखक के जीवनी आप विशेष ध्यान देकर उन्हें याद करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उनके जीवनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। उसमें से एक और दिया गया है जो बिहार बोर्ड के द्वारा लेखक रामविलास जो शर्मा है उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में, या फिर 1913 में, या 1912 में, या फिर 1914 में? तो बच्चों बताएंगे कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था जी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1912 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो 1912 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, किससे किसका नकल जी? दूसरे की नकल करके लिखा जाए, वह अवध कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्था का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो देखिए इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष एक या दो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह का प्रश्नों पर ध्यान देंगे। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा के मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मछली। तो कमेंट करेंगे कि 13 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बताएंगे बच्चों 13 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 13 नंबर का आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन में इस पंक्ति का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज, कौन जी? बिरजू महाराज, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज संगीत नाटक अकादमी में इनको अवार्ड मिला हुआ था? 28 साल की उम्र में, कि 30 साल की उम्र में, कि 25 साल की उम्र में, कि 27 साल के उम्र में? तो चलिए बच्चों 14 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। कितने वर्ष की उम्र में इन्हें नाटक अकादमी, संगीत का जो नाटक अकादमी है, इनका अवार्ड मिला हुआ था? तो बताएंगे आप लोग कितने वर्ष के उम्र में। तो कितने वर्ष की उम्र में जी? तो 27 वर्ष के उम्र में इन्हें जो होता है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे और अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते चलिए कि ताकि आप सभी इसे पुनः अच्छे से रिवीजन कर सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज, कौन जी? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? बड़ा मजेदार प्रश्न है। तो 1 या 1.5 साल रहे थे, या फिर 2 या 2.5 साल, कि 7-8 साल रहे थे, या फिर 4-5 साल? ये कहां पर रहे थे जी? कानपुर में रहे थे। तो चलिए बताएंगे कानपुर में कितने समय तक रहे थे। चलिए इसका आंसर देंगे, कितने वर्ष तक रहे थे जी? 2-2.5 वर्ष ये यहाँ पर व्यतीत किए थे। कहां पर? कानपुर में। तो अच्छे से इसे याद रखेंगे कि बिरजू महाराज 2-2.5 वर्ष कहां पर रहे थे? तो कानपुर में रहे थे। कहां पर रहे थे जी? कानपुर में यह रहे थे। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है
अभिन्यो शीर्षक पाठ में, देखिए अगला प्रश्न है काफी मजेदार। अभिन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच कौन सा भाषा है जी? तो फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाए थे? तो अभिन्यो जो पाठ है वह फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाए थे? तो किनकी गतिविधियों पर जी? पोप की गतिविधियों पर, पोप पर नजर रखने के लिए वहां पर, सॉरी, किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाए थे? तो पोप। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रोन जो नदी है वह कहां बहती है? चलिए बताएंगे बच्चों, रोन नदी है या कहां पर बहती है? रोन नदी कहां पर बहती है जी? तो यह बहती है दक्षिण फ्रांस में। कहां पर बहती है? दक्षिण फ्रांस में बहती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, और यह आंसर हमको उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है, इसके लेखक की रचना, तेरे प्रश्न घबरा गया क्या जी? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चलिए किस लेखक की रचना है बताएंगे। विनोद कुमार शुक्ला जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नलिन बिलोचन शर्मा, या फिर मैक्स मुलान? 28 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे, यह किनकी रचना है? चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट करिए, यह किनकी रचना है? तो किनकी रचना है जी? तो यह रचना विनोद कुमार शुक्ला जी का है। किनकी रचना है? यह विनोद कुमार शुक्ला जी का यह रचना है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न मछली। चलिए बड़ा ही मजेदार पाठ है यह, और इसका तो हमको उम्मीद है कि सब कोई जो होता है बेहतरीन ढंग से आंसर दे ही पाएगा, ना आला तो कोई बात ही नहीं है। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है जी? किसकी माँ जी? लेखक की माँ क्या कर रही है? बिना सोचे समझे आप आसानी से देखकर इसका आंसर दे सकते हैं। चावल चुन रही है, या फिर बर्तन धो रही है, या सब्जी बना रही है, या मसाला पीस रही है? क्या कर रही है जी? तो फिर मछली आया है तो मसाला पीसेगी माता जी, है ना जी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए नंबर हो जाएगा। मछली पाठ में माता जो है क्या कर रही है? मसाला पीस रही है, यानी कि आज बनेगा कुछ स्पेशल। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट क्या होता है? तेजी, मतलब कि एकदम, मतलब क्या होता है? झट से जो काम किया जाता है, तेजी में जो काम किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सरपट। एकदम तेजी से कर दिए, यानी कि सरपट शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? तो तेजी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद है बच्चों को व्याकरण में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, और उसके बाद से जब सेट हम लोग 5-5 प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको अंदर के बुक का भी कोई भी प्रश्न हो, इसका हल करने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होने भी दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने स्फिक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए, ठीक है, ये कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किए थे? गिरजा का किए थे, या फिर थाती के किए थे, कि देवप्रिय के किए थे, या फिर शहीद के किए थे? तो बच्चों याद रखेंगे किसका किया है जी? तो शहीद का किए हैं। किसका किए हैं? तो शहीद का किए हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो अमीरुद्दीन जो बिस्मिल्लाह खां थे, इनका ननिहाल कहां पर था जी? तो इनका ननिहाल काशी में था। कहां पर था जी? इनका ननिहाल काशी में था। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कहां पर ननिहाल है इनका? तो काशी में है। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो यह भी प्रश्न आ सकता है जी। अमीरुद्दीन जो थे वह फिल्म देखने के लिए कितनी राशि लेते थे? तो कितनी राशि लेते थे जी? तो 6 पैसे लेते थे।
बहुत ज्यादा हो गया उस समय के लिए। 6 पैसे लेते हैं, और किन से लेते हैं? तो मामू से भी ले लेते हैं, नानी से भी ले लेते हैं, और अपनी मौसी से भी ले लेते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इन सभी से ये क्या करते हैं? 6 पैसे लेने का कार्य करते। किस लिए जी? तो फिल्म देखने के लिए। चलिए अगले अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे आसान, इसे इतिहास में भी कराया गया है। उम्मीद है कि इसको देखकर ही आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाए। चलिए अगला प्रश्न है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के, कौन सा पत्र है जी? तो हरिजन। ये हरिजन है, यह जो क्या बताइए ऐतिहासिक पत्र है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? रचनाकार यानी कि लेखक का नाम क्या है जी? तो लेखक कौन है जी? तो महात्मा गांधी है। यह जो पत्रिका है, पत्र है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, इसको वीवीआई आप कर लीजिए, ठीक है? इसको आप सभी वीवीआई कर लेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न है कि हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे जी? तो महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो उम्मीद है ये सभी आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था जी? तो 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर को। कब हुआ था जी? 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है 1948 यानी कि 23 जनवरी और 1948 में इनका मृत्यु हो गया था। किनके द्वारा गोली मारा गया था जी? इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे किनके द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चलिए आगे ना मजेदार प्रश्न, उम्मीद है इसे पढ़ते हैं आप लोग जवाब देंगे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी जी? तो आप सभी को याद भी है। चलिए हमको उम्मीद है कि इसका सभी लोग जो होता है सबसे पहले जो होता है आंसर दे दिए हैं। कितने थी जी? तो 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। आप लोग इनका नाम बताइएगा कमेंट में कि आप 5 लड़कियों का नाम क्या था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से, कौन से क्षेत्र से जी? तो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पोलियम ताम्रपत्र मिले हैं? किनके मिले हैं जी? तो राजा शंकर प्रताप के, कि राजा रतन सेन के, कि राजा यहाँ पर साइविक के, कि राजा वरगुण के? तो बताएंगे दोस्तों कि किनका जो होता है यहाँ पर दक्षिण जो भारत के पांड्य प्रदेश के जो राजा थे, पोलियम ताम्रपत्र, इन कौन से राजा का जो होता है प्राप्त हुआ था? तो किनका हुआ था जी? 27 का आंसर बताएंगे किनका हुआ था? तो आंसर याद रखेंगे डी नंबर, राजा वरगुण के पोलियम ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न को देख चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है जी? तो 1020 का। कब का है जी? तो 1020 का। याद रखेंगे कब का है? तो 1020 का है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ये तो आप उच्चारण करते ही आपको अनुभूति हो गया होगा कि थ का उच्चारण स्थान क्या है जी? तो दंत है। क्या है? तो दंत है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। चलिए इसको तो उम्मीद है आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि त का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह है दंत। यानी कि तथ जो हम लोग पढ़ते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है? चलिए बताएंगे आप लोग बच्चों, व्यंजन जो वर्ण है इनकी कितनी श्रेणियां है? देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या नहीं पूछा गया है, व्यंजन की कितनी श्रेणियां है। तो कितनी श्रेणियां है जी? चलिए जल्दी से बताएंगे। व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां है? 6 है
कि 5 है कि 4 है या फिर 3 है? कितना है जी? तो व्यंजन वर्ण की 3 श्रेणियां हैं। आप सभी इसका वो जो 3 श्रेणियां है कमेंट में इसका नाम बताएंगे कि 3 श्रेणियां कौन कौन सी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है जी? जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे। किसके उच्चारण में जी? स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? कितना समय लग रहा है? तो 3 गुना जब समय लग रहा है तो आप लोग जानते हैं कि एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व को बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ को 2 गुना लगता है और प्लुत को 3 गुना समय लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हिंदी में। किसमें जी? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? किसको कौन सा वर्ण जी? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण कौन कौन होते हैं जी? तो हम लोग लिख के देख लेते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन कौन है? तो एक अंगा हो गया, एक ज्ञ हो गया, एक अड़ हो गया और एक न हो गया और एक म हो गया। तो कितने हो गए जी? तो 5 हो गए। कितने हो गए? तो 5। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितने होते हैं जी? तो आंसर लगाएंगे आप लोग 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? चलिए बच्चों बताएंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं जी? ऑप्शन है आप लोगों के सामने है। ऐसे आप लोग, हमको उम्मीद है कि इसको तो आसानी से ही बता देंगे। 4 है या फिर 2 है या फिर 5 है या फिर 3 है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5। कितने हैं जी? 5। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है पहला दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि कौन होता है जी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। और 2 नंबर गुण। 2 नंबर कौन है जी? तो गुण स्वर संधि। 3 नंबर कौन है? तो वृद्धि स्वर संधि। 4 नंबर में याड स्वर संधि और 5 नंबर अंतिम में कौन है जी? अयादि स्वर संधि। तो याद रखेंगे बच्चों स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 5 प्रकार के होते हैं और ये इनके नाम है। नाम को भी आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा जी? देखिए कौन सा पहले संधि है, आप लोग पहले नाम बताएंगे कि यह जो दुष्कर है यह कौन सा संधि है। देखते ही लग गया कौन सा संधि है जी? तो विसर्ग है। कौन सा है जी? तो विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। और इसको जो हम इस संधि को अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दु प्लस कर। दु प्लस कर बराबर क्या हो जाएगा? दुष्कर। तो याद रखेंगे दुष्कर का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दु प्लस कर बराबर दुष्कर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है व्याकरण में आप सभी को मजा आ रहा होगा क्योंकि व्याकरण तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़े हैं। उम्मीद है कि इस तरह के जो आ रहे हैं संधि उसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इसे आप हल कर पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यह, देखिए प्रश्न बड़ा ही मजेदार और यह आप सभी लिखे हुए हैं। य, र, ल और व कौन सा व्यंजन कहलाता है? उष्म व्यंजन वर्ण है या स्पर्श है या अघोष है या फिर अंत अस्त व्यंजन वर्ण है? अंत अस्त व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा है जी? ओ चलिए यर लव व ये जो दिया गया है यह कौन सा व्यंजन वर्ण है? ये वाला जो दिया गया है यह कौन सा व्यंजन वर्ण है? उसमें है कि स्पर्श है कि अघोष है कि अंतअस्त व्यंजन वर्ण है? चलिए बताएंगे बच्चों यह कितने नंबर का, सॉरी 35 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे
क्या होगा बच्चों? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। इसके बाद से एक और आते हैं उष्म, देखिए यहां पर दिया हुआ है उष्म व्यंजन वर्ण। आप लोग बताएंगे उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, और साथ में स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है जी? तो 25 है। कितनी है? 25। तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द, निम्न में से कौन नहीं दिया है जी, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको देखकर ये लग गया कि गलत है, क्योंकि छात्र, तो इस प्रकार से होगा छात्र, एक मिनट, छात्र, उसके बाद से दिया गया है कालिदास। कालिदास को हम लोग हर सही से लिखते हैं, और यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर निम्न में से कौन शुद्ध है? तो घनिष्ठ। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? 36 का सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गलत है, उपयुक्त तो ये सही गलत है, और ये नंबर तो गलती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का? तो 36 का सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? किसमें पूछा गया है जी? मनुज में। मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है जी? देखिएगा, मनुज को जब हम अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? म प्लस क्या हो जाएगा जी? अनुज। उपसर्ग किसे कहते हैं जी? कि जो शब्दांश के पहले आकर लग जाते हैं, जो किसी भी शब्दांश के पहले आकर लग जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा जी इसमें उपसर्ग? म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? बताइए। ये प्रश्न को आप लोग आंख मूंद के बनाइएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, जिससे आप लोग बिना देखे, बिना ऑप्शन को पूरा पढ़े ही आसानी से बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा जी? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद है? बताइए। ये तो कॉमेडी वाला बात हो गया ना जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि संज्ञा का कितना भेद है। तो संज्ञा का कितना भेद है जी? 4, 6, 5 की 7। कितने भेद हैं? तो 5। कितने भेद है जी? तो 5 भेद है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब बुचनिया प्रश्न है, आप आसानी से इस तरह का अगर व्याकरण आ जाए, हमको लगता है किताब की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप व्याकरण से ही 50 प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, और अपने लक्ष्य को भी आप करीब जरूर पहुंच पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यावर्त शब्द। आर्यावर्त जो शब्द है, आर्यावर्त जो शब्द है, यह कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, आर्यावर्त लिखिए, या फिर भारत लिखिए, या फिर कोई भी देश का नाम हो, कोई भी देश का नाम हो, तो क्या होता है जी? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और कहां गया जी ऑप्शन? और यहां पर हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्यावर्त कौन सा शब्द, कौन संज्ञा शब्द है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। यह प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको भुलवाने का कार्य किया गया है, लेकिन है बड़ा ही शानदार। क्यों? थोड़ा सा देखिएगा, आप एक बार इसको पढ़िए और आसानी से इसको समझ पाइएगा। शब्द किस जाति को, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जब हम लोग जानते हैं कि जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है जी? तो संधि बनता है। क्या बनता है? संधि बनता है। उसी प्रकार से जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है जी? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर। अगला प्रश्न है शक्ति। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है जी? चलिए झट से बताइएगा, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है?
तो शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो शक्ति शब्द है स्त्रीलिंग। कौन है जी? तो स्त्रीलिंग। याद रखेंगे क्या है? तो स्त्रीलिंग है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध, देखिए ये भी एक मैंने सबसे आसान प्रश्न कि यहां पर स्पष्ट ही कह दिया गया है एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो, तो क्या हो जाएगा जी? एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। इसमें सोचने वाला तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह के अगर व्याकरण होते हैं तो आपको एग्जाम में मुश्किल से या 20 मिनट में सभी आप लोग आसानी से बनाकर निकल जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं जी? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे कि कारक के कौन कौन से भेद और इसकी विभक्तियां कौन कौन सी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है को के लिए, चलिए दूसरा हम देख लेंगे लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो आपादान से तो जुदाई होता है, संबंध का के की होता है, और इसका और जो ऑप्शन दिया गया है संप्रदान जो होता है के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिकारी ने बाघ को मारा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से इसको आंसर हम लोग खोज लेंगे। कौन सा? शिकारी ने कौन मारा है जी? बाघ को मारा है। किसने? शिकारी ने। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ने से मतलब है। तो क्या होता है जी? कर्ता ने। कर्ता ने। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर सी कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि इसी के विभक्ति में क्या आता है जी? तो ने आता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर देखेंगे। वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो, एक मिनट, वह जो यहां पर दिया गया है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है जी? तो आंसर देंगे आप लोग, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंध, यहां पर जो होता है थोड़ा संबंध बताने का कार्य कर रहा है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा जी? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। किस ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है जी? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक, धार्मिक को हम अलग करेंगे, यानी प्रत्यय क्या कहता है जी? वैसा शब्दांश जो किसी शब्दों के अंत में लगकर बनते हैं या उनका अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। जब कोई शब्द के अंत में कोई शब्द लग जाता है तो वह उसके अर्थों को परिवर्तित कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे जी? प्रत्यय कहेंगे। तो यह शब्दों के अंत में यानी कि धार्मिक, तो धार्मिक को हम अलग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा जी? ईक आएगा। क्या आएगा? ईक। यानी कि 49 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे 49 का सी। अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है जिन क्रियाओं से, देखिए अगला प्रश्न है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, देखिए ध्यान से, कर्ता स्वयं कार्य को न करके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। खुद दूसरे को क्या कर रहा है जी? प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है दूसरे को। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कौन सी क्रिया कहते हैं जी? तो याद रखेंगे बाबू हमार, उसे कौन सी क्रिया कहेंगे जी? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अपने तो नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है जी? मोटिवेट कर रहा है, तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे, ये बड़ा मजेदार सवाल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं
घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है? ये तो एकदम आसान प्रश्न है। क्रिया पढ़े होंगे लोग। दो प्रकार के क्रिया को आपको लिखाया गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बताना है कि मैं घड़ा भरता हूं, यह कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है जी? अकर्मक क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूत। आ गया ना? देखिए, डरना नहीं है, बस ये शब्द का प्रयोग है भूत। ऐसा ना हो कि देखकर भूत शब्द ऑफलाइन हो जाइए, ऑफलाइन होना नहीं है। भूत बस नाम के लिए शब्द है, डरना नहीं है। देखिए भूत, भूत का जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपको अभी बताए थे कि पहले प्रत्यय कहते किसको, इसको जान लेते हैं कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके अंत में क्या है जी? त है। तो भूत के शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो त हो जाएगा। उम्मीद है परिभाषा भी आपको याद हो गया होगा और साथ में प्रत्यय को बनाया कैसे जाता है ये भी थोड़ा बहुत आप लोग सीख ही गए होंगे। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अन्याय। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी देखने से ही पता चल जाता है। अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अन्यायी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा, हाँ, बाहरी वेशभूषा कमा पूजा पाठ और कर्मकांड। देखिए ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। बाहरी वेशभूषा कमा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक जी। देखिएगा ये बड़ा मजेदार पाठ है, आप लोग बताएंगे गुरु नानक जी के द्वारा जो लिखा गया पाठ है उसका नाम क्या है। तो गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो यह मतलब जो लिखे हुए हैं जिसमें सच्चे सरल हृदय से क्या करते हैं जी? भगवान को मानते हैं, राम नाम को लेते हैं। तो यह किस पद में दिया है? प्रथम पद में, तृतीय पद में कि द्वितीय पद में, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे बच्चों यह कौन से पद में लिया गया है जी? तो द्वितीय पद में लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पद में लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55, आशा दीवार किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 55 है, पूछा गया है आपसे कि आशा दीवार है यह किसकी रचना है? तो घनानंद जी का है कि जायसी जी का है कि गुरु नानक जी का है कि या फिर सूरदास जी का है? तो बताएंगे बच्चों आशा दीवार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है जी बच्चों? तो यह रचना है गुरु नानक जी का है। किसकी रचना है जी? गुरु नानक जी का रचना है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है एक मिनट बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, सीखा शब्द। देखिए ये तो आप लोग सबसे पहले इसका जवाब देंगे। सीखा शब्द जो है, यह सीखा शब्द का अर्थ क्या है? तो सीखा मतलब क्या? सबसे ऊपरी भाग। तो ऊपर भाग में क्या है जी? चोटी। तो याद रखेंगे सीखा शब्द का अर्थ क्या है जी? तो चोटी होता है। क्या होता है जी? चोटी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। वाह मजेदार पाठ है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक के जो शीर्षक है इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किस प्रकार का पद है जी? तो यह दोहा है। क्या है जी? दोहा है। इस दोहा के रचनाकार कौन है? घनानंद जी है कि प्रेमघन जी है कि रसखान जी है
कि गुरु नानक जी हैं। बताएंगे बच्चों कि प्रेमनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो कौन आंसर होगा जी? तो आंसर नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेमनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया, देखिए प्रश्न मजेदार है जी, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो किसकी सवैया और जो घनाक्षरी है वो अत्यंत प्रसिद्ध है? तो बताएंगे आप लोग बच्चों, गुरु नानक जी का है कि या प्रेमघन जी का है या फिर घनानंद या फिर रसकांत जी का है? किनका है जी? इनका भी याद रखेंगे। यह जो दिया गया है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम मार्ग, वाह, प्रेम मार्ग को ऐसा प्रवीण और प्रेम मार्ग को ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि, कहां का जी? ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो बताना है कवि घनानंद के बारे में इतना बेहतरीन भाषा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि विनोद कुमार शुक्ला ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने? पूरा नहीं दिख रहा है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एक मिनट, हाँ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला या फिर विनोद कुमार शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे 59 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कवि घनानंद के बारे में इतने बेहतरीन बातों को कहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कौन कवि काव्य और जीवन, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना थे? चलिए एक मिनट, इसमें और कुछ है क्या? ओ है, चलिए दिया हुआ है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो बताना है बाबू कि कौन कवि को काव्य जीवन के दोनों क्षेत्रों में अच्छा मानते हैं? सुमित्रानंद पंत जी या कुंवर नारायण या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो बताएंगे बच्चों कि 61 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बच्चों बताएंगे कौन होगा जी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा यह हरिश्चंद्र का आदर्श मानते थे। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 62 नंबर। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य की रचना किस कवि की है? देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णधूलि जो शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, कि अनामिका, कि या फिर सुमित्रानंद पंत या फिर जीवनानंद दास? किनकी रचना है जी? तो याद रखेंगे यह सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। किनकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी का यह रचना है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 63 नंबर। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी जो पुस्तक है
किसकी रचना है? जीवनानंद जी का है कि कुंवर जी का है कि बीरेन डंगवाल जी का है कि रसखान जी का है? तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि 63 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कौन है जी? तो 63 को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएंगे? तो 63 के ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो राह समय के, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बड़ा ही मजेदार पाठ है। तो यह किसका है जी? तो याद रखेंगे भारत माता पाठ की है। किसका है? तो भारत माता पाठ की है। एक मिनट, 64 है ना, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा देख ले इसे और भी कोई ऑप्शन। एक मिनट, इसका उल्टा आंसर हो गया है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा जी? जनतंत्र का जन्म। तो कितना नंबर प्रश्न है? 64 नंबर का आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। आंसर लगाएंगे 64 नंबर का, जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 65 नंबर, सचितानंद, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सी है? 65 नंबर प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें एक और प्रश्न छिपा हुआ है। प्रश्न क्या है जी? कि पूछा जा सकता है आपसे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है जी? सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सी है? कौन सी है जी? तो ऑप्शन है आपके सामने, लौट कर आऊंगा फिर, हमारी नींद, मेरे बिना तुम प्रभु, और अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है हिरोशिमा। तो बच्चे बताएंगे कि 65 का क्या होगा? तो क्या होगा जी आंसर? तो 65 का याद रखेंगे, 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी, हिरोशिमा। सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की कविता कौन सी है जी? तो हिरोशिमा है। कौन सी है? तो हिरोशिमा है। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि हिरोशिमा में सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। आप लोग बताएंगे कि सबसे पहला परमाणु बम कब गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम क्या था, और किसके द्वारा वह परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था? तो जापान का एक शहर है जिसका नाम क्या है जी? तो हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। इस शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसका है जी? तो मानव का है। किसका है? तो मानव का है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है जी? तो सबसे बेहतर यह प्रश्न है और हर व्यक्ति को यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़े या फिर नहीं भी हो तभी भी वृक्ष की कटाई नहीं करना चाहिए। आप वृक्ष की सेवा करेंगे उसी प्रकार से समझिए कि आपके जीवन को भी जो होता है उतने ही वृक्ष आवश्यक होते हैं। तो देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन रहता है जी? वृक्ष। यानी कि वृक्ष अपने स्थान पर हमेशा खड़ा रहता है और समझिए एक प्रकार से चौकीदारी का कार्य करता रहता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 68, कवि बीरेन डंगवाल, कवि जो है बीरेन डंगवाल है, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि जो है बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1946 में, या 1944 में, या फिर 1945 में? तो बच्चों बताएंगे कि कवि बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चों, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 1947 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी नींद। अगला प्रश्न है,
हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई, देखिएगा बीज जब फूल जाता है तो अंकुरित हो जाता है तो क्या होता है जी, छत के भीतर से ढकेलना शुरू किया है तो क्या होने लगता है जी। तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कि पौधा, अंकुर, की डाली या फिर फूल। तो बच्चों बताएंगे कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर ढकेलना शुरू किया है। किसने शुरू किया है जी, पौधा ने, कि डाली ने, कि अंकुर ने, कि फूल ने। तो बच्चे बताएंगे किसने शुरू किया है जी, तो याद रखेंगे अंकुर। जब अंकुरित होने लगता है तो क्या होता है जी, अंदर से जो होता है बीज जो होता है बाहर निकलने लगता है। तो देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे प्रश्न नंबर 70। किस काव्य संग्रह पर बीरन डंगवाल को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है। चलिए मजेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस काव्य संग्रह पर बीरन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हिंदी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार किस काव्य पर दिया गया है, इसी दुनिया में, या स्याही ताल, कि दुष्चक्र में सट्टा, कि कवि ने कहा है। तो बच्चे बताएंगे कि 70 नंबर का आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दुष्चक्र में सट्टा, याद रखेंगे दुष्चक्र में तो सट्टा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है। तो ये रेनर जी का है, कि सुमित्रा नंद पंत जी का है, कि अनामिका का है, कि या कुंवर सिंह का है। तो बताएंगे बच्चों 71 का कितना नंबर आंसर है, आप लोग बताते चलेंगे। तो कितना होगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अब 72 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म किस स्थान पर हुआ था। कवित्री जो है अनामिका का जन्म किस स्थान पर, नहीं किस स्थान दिया जी, अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है। तो कहां पर है जी, तो बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है। तो कई बार देखिएगा पूछता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो क्या होता है जी, कवित्री होता है। कैसे लिखाता है इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी, देखिएगा 73 नंबर प्रश्न है कि लेखक जो श्रीनिवास जो है साहित्य अकादमी किस वर्ष से उन्हें पुरस्कृत किया गया था, यानी कि किस वर्ष इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नामित किया गया था। तो बताएंगे बाबू 1965 में, कि 1967 में, कि 1968 में, कि 1966 में। तो बताएंगे बालक कितना होगा आंसर जी, तो 1967 में, यानी कि 73 का कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 1967 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्पा, देखिए दूसरा पुस्तक से यह प्रश्न लिया गया है। दही वाली मगम्पा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है। तो दही वाली जो मगम्मा है उसका जो लेखक है वह कौन है जी, तो सी.आर. रामन, कि के.आर. नारायण, कि बी.आर. नारायण, कि या फिर एल.के. नारायण। तो बताएंगे बच्चों कौन है जी, तो याद रखेंगे दही वाली मगम्पा का लेखक कौन है, तो बी.आर. नारायण। कौन है जी, तो बी.आर. नारायण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर, ढहते विश्वास कहानी के लेखक का नाम क्या है। ढहते विश्वास, देखिए इसलिए बोला गया है आप सभी सबसे पहले हिंदी को पठन करने से पहले आप लेखक और उनके जीवनी को अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर उनको लाइन बाय क्रमबद्ध करके आप याद करें, क्योंकि कम से कम आपके एग्जाम में 5-5 नंबर का लेखक का ही जो होता है नाम पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यह प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ढहते जो विश्वास है इस कहानी के लेखक का नाम क्या है। ईश्वर पेटलिकर, कि सुजाता, कि सावरदैया, कि सातकोड़ी होता। तो बताएंगे बच्चों कि 75 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग नाम को लिखते चलिएगा कि 75 का ए सही है,
कि 75 का बी सही है। इस तरह से आप लोग लिखते चलिएगा कि समझ में आए किसका आंसर क्या दिए हैं। तो बताएंगे ढाते विश्वास कहानी शीर्षक का लेखक कौन है? तो याद रखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सात कोड़ी होता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे पिछले कई दिनों से लगातार बारिश। तो देखिए कई दिनों से क्या हो रहा है जी? बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा है? तो ज्यादा बारिश होगा तो क्या होगा जी? तो बाढ़ आएगी। क्या होगा? तो बाढ़ आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जन्म से पागल और गूंगी, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो कौन थी जी? तो मंगू थी। तो याद रखेंगे दोनों जो होता है यही थी, बचपन से ही जन्म से ही मंगू गूंगी और पागल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगू के अलावा मां को कितनी संतानें थी? तो 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर का आप लोग जवाब देंगे कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा कितनी मां की संतानें थी जी? 2 कि 3 कि 4 या फिर 5? बताएंगे बच्चों मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? चलिए बताइए। तो मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी जी? तो मंगू के अलावा मां की, देखिए तो एक मिनट बच्चों, चलिए बताते चलेंगे कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी। ऑप्शन दिए गए हैं 2 3 4 या फिर 5। तो बताएंगे कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा कितनी संतानें थी जी? तो 3, यानी टोटल 4 थे, एक मंगू और 3 और भी इनके भाई थे या फिर बहन थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नगर। तो अगला प्रश्न बड़ा मजेदार है कि नगर जो पाठ है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम बताना है। नगर जो पाठ है इसके जो लेखक है इनका नाम बताना है। कौन है जी? सुजाता कि सावरदैया कि श्रीनिवास या फिर सात कोड़ी होता? तो बताएंगे बच्चों लेखक के, सॉरी नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बताएंगे कि नगर जो है इसके लेखक कौन है? तो कौन है जी? तो यह सुजाता, हाँ लिखेंगे सुजाता है। कौन है जी? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। बलियम्मा की बेटी का नाम क्या है जी? बलियम्मा की बेटी का नाम क्या है? तो पपाती है या फिर पपाती, दिगम्मा, श्यामा और रपाती। तो याद रखेंगे बलियम्मा की बेटी का नाम क्या है जी? तो पपाती है। क्या नाम है? तो पपाती है। क्या नाम है जी? तो पपाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो देखेंगे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। ये तो ऐसे ही गलती है, प्रतीक्षा करनी चाहिए थी न कि देखनी चाहिए थी। ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है यहां आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो यहां आप अपने, तो ऐसे तो यहां आप का संबंध कर दिया गया तो अपने का तो कोई बात ही नहीं है, सब कोई अपना ही हस्ताक्षर करता है ना कि दूसरे किसी का। वो तो चीटिंगबाज वाला हो जाएगा, दूसरे का करना। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है, ऐसे भी कह सकते हैं इस चिट्ठी में लिखा हुआ शब्द क्या है जी? झूठा है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो
तो ऑप्शन नंबर ए। कितना नंबर हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दुख शब्द का परवाची शब्द क्या है? चलिए बच्चे बताएंगे दुख शब्द का परवाची शब्द क्या है? सुमन कि गाछ कि घन कि पीड़ा? बताएंगे बच्चों दुख शब्द का परवाची शब्द क्या है? तो 82 नंबर प्रश्न को बताएंगे कि दुख शब्द का परवाची शब्द क्या है? तो बताएंगे बच्चों 82 नंबर का आंसर क्या होगा जी? तो दुख से क्या हो जाएगा? तो पीड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी परवाची शब्द? तो पीड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर आकाश शब्द का विलोम क्या होगा जी? ये तो देखते ही आप लोग आंसर मारिएगा। क्या होगा? तो आकाश शब्द का परवाची शब्द क्या होता है? तो पताल। क्या सॉरी विलोम शब्द क्या होता है? तो पताल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जी? तो अनाथ। क्या हो जाएगा? अनाथ। क्या शब्द हो जाएगा? तो अनाथ शब्द हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध पानी का पानी। देख रहे हैं ना, ये बड़ा मजेदार है। ये जब कोई काम जब हो जाता है तो कोई मानता नहीं है तो कहता है चलो घर पर बताते हैं, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो यह सही का न्याय दोनों ओर संकट या बेमेल व्यवस्था या मनमानी करना, तो वो ये हो जाएगा सही का न्याय। एकदम मतलब कि दूध के दूध कर देंगे और पानी का पानी मतलब मिला हुआ है तभी भी निकाल दें, मतलब सच्चाई को क्या करेंगे जी? सामने ला देंगे, यानी कि न्याय कर देंगे। बड़ा ऐसे होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग भी बड़ा करते होंगे ऐसे। क्रिया क्या कैसे करते हैं आप लोग? चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? 86 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग कि सेना नायक में कौन सा समास है? तो सेना नायक जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययीभाव कि द्विगु या फिर तत्पुरुष? तो ये सबसे आसान है। हमको उम्मीद है कि ये आप लोग देखकर आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व तो होगा ही नहीं, द्विगु में कोई संख्या है ही नहीं, अव्ययीभाव में सेना कोई अव्यय है नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। तो सेना नायक में कौन सा शब्द समास है जी? तो यह तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आंखें खुलना मतलब क्या हुआ जी? श्वेत है कि आंखें खुल गया? नहीं, आंखें खुलना का मतलब क्या होता है? एक मिनट। हाँ, बुरा सॉरी सजग होना या फिर बुरा लगना, घमंड होना या अपनी बड़ाई आप। तो ऐसा तो होगा नहीं। आंखें खुलना मतलब आदमी जो सजग हो गया है, भले लेट से ही जगा, लेकिन अब उसके अंदर बुद्धि आ गई है कि नहीं अब एग्जाम आ गया है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो क्या होता है जी? अब आप लोग भी को लग गया है कि अब नहीं अगर पढ़ते हैं तो एक बड़ी समस्या की ओर हम लोग ढकेले जाएंगे। इस आधार पर आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई को बढ़ाइए और थोड़ा सा जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कम से कम प्रतिदिन 8 घंटा जो होता है अपने स्टडी को जारी रखिए, तब जाकर आप कम से कम 400 प्लस या 400 के करीब जरूर पहुंच पाएंगे। चलिए, तो आंखें हमको उम्मीद है कि आप लोग का भी आंखें खुल जाएगा। और नहीं खुलेगा तो एक बड़ा अच्छा गाना आता है कि आंख भर आइए, सुने होंगे आप लोग, तो वो भी भर आएगा जब रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंखें खुलना तो नहीं, ये पहले हो गया, अगर आंखें पहले खुल जाए तो बड़ा ही मजेदार होगा। अपने मार्कशीट को देखकर आप ये बड़े ही प्रसन्न होंगे, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा आपको, और साथ में घर वाले जो करेंगे तो अलग ही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वह कल घर जाएगा। देखिए यहां पर तो यह सीधा है कि जाएगा जी। देखिए कहा है जी? तो जाएगा कहिया जा रहा है जी? तो कल जाएगा, यानी कि बीता नहीं है, आने वाला है। वह कल क्या करेगा जी? जाएगा। कहां जाएगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान यह बता दिया है कि कौन सा काल है? यह भविष्य काल है। कौन सा काल है जी? तो भविष्य काल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द अपने ही देश में होता है। जो शब्द अपने ही देश से लिया गया है उस शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? देशज शब्द कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? तो देशज शब्द कहते हैं। यानी पगड़ी कौन सा शब्द हो जाएगा जी? तो देशज शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो याद रखेंगे पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो पर्वतीय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन देखेंगे। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी? तो देखेंगे पुत्रवानी या फिर पुत्रानी या फिर पुत्रवानाइन या फिर पुत्रवती। तो इसका कौन सा शब्द देखना था जी? स्त्रीलिंग रूप देखना है। तो यानी क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी। क्या हो जाएगा जी 91 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 92 नंबर, उल्लास। चलिए ये प्रश्न को आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग बताइएगा। यह जो उल्लास शब्द है यह किस संधि का है? किस संधि यानी कि स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है? ठीक है, तो उल्लास का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या होगा जी? उत और प्लस लास। क्या हो जाएगा? उत प्लस लास। इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे 92 का कितना हो जाएगा जी? तो सी। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 93 नंबर, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? रात को 93 नंबर का आंसर देखेंगे। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है कि संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है कि क्रिया पदबंध है? कौन सा पदबंध है जी? तो याद रखेंगे यह संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है? तो यह संज्ञा पदबंध है। तो याद रखेंगे बच्चों 93 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 93 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए परिश्रमी जो छात्र है अवश्य सफल होंगे, या क्या दिया हुआ है जी? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है जी? तो सरल वाक्य का, मतलब आसान वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 95 नंबर, कांटा शब्द। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा जी? किसका कौन सा शब्द जी? कांटा शब्द का विशेषण कांटी हो जाएगा या कॉटिन हो जाएगा या कटीला हो जाएगा या कॉन्टन हो जाएगा? तो बताएंगे कि कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा जी? तो कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या होगा जी बच्चों? बताएंगे कांटा शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो कटीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो कटीला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग का यह सेशन समाप्त होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सजावट। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है जी? सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर देखेंगे तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर आवट। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जी? एक मिनट। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। कौन सा है जी? आवट प्रत्यय है। चलिए सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आवट प्रत्यय है। तो याद रखेंगे बच्चों सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखेंगे सजावट में कौन सा प्रत्यय है जी?
तो आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे 97 नंबर। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम यानी कि उल्टा। विलोम करेंगे, सुसंगति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सुविचार, सभ्य, सुधार की कुसंगति। तो देखिए सुसंगति मतलब अच्छा, इसी का उल्टा हो जाएगा कुसंगति। क्या हो जाएगा जी? कुसंगति, इसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? चलिए अगला प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के सामने, कर्मधारय समास, कि द्विगु समास, कि द्वंद्व समास, कि बहुब्रीहि समास। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो यहां पर दिया गया है कौन सा समास जी? तो समास जो है महात्मा। क्या दिया हुआ है? महात्मा। तो देखिएगा द्वंद्व में तो द्वंद्व तो दिख ही नहीं रहा, दो शब्द इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। द्विगु में यानी कि कोई शब्द इसमें जो होता है पहला शब्द मतलब देखा जाता है कि संख्या है या नहीं है, तो इसमें संख्या नहीं है। बहुब्रीहि कोई विशेष अर्थ इसका नहीं निकलता है, यानी कि 99 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा जी बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। और चलिए 99 नहीं है जी, ये तो 98 है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, सेकेंड लास्ट प्रश्न। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? किस शब्द का जी? उद्गम। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उत प्लस गम। क्या हो जाएगा जी? उत प्लस गम, यानी कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 99 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर? तो 99 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए हिंदी के जो मॉडल सेट है इसके अंतिम नंबर प्रश्न को देखते हैं। अंतिम नंबर प्रश्न है भ। क्या है जी? भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखेंगे बच्चों, प, फ, ब, भ और म, ये पांचों जो वर्ण है, जो स्पर्श वर्ण का भाग है, इन पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओठ होता है। क्या होता है जी? तो ओठ। याद रखेंगे। 100 का, एक मिनट बच्चों, भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? तो ओठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? ओठ हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों देखिए हम लोग का जो 100 प्रश्न है, यह सेशन जो होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। पुनः फिर हम लोग एक नए मॉडल सेट के साथ पुनः कल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय सभी को और ऑल द बेस्ट।